Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिकों के अध्ययन की श्रृंखला में अभी तक हमने विभिन्न धाराओं के राजनीतिक दार्शनिकों का अध्ययन किया है। आज हम कार्ल मार्क्स के विचारों का अध्ययन करेंगे, लेकिन यह पूरा अध्ययन हम दो चरणों में करेंगे। पहले व्याख्यान में हम कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, जो कि उनके सहयोगी थे, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और जो दूसरा हमारा जो दूसरी श्रृंखला होगी इस अध्ययन की, उसमें हमारी कोशिश यह होगी कि हम मार्क्सवाद से जुड़े मूल सिद्धांतों की बात करें। अगर हम कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के पूरे चिंतन पर ध्यान दें, जिसे कि मोटे तौर पर मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है, तो उसमें और जब हम मार्क्सवाद की बात करते हैं तो यह भी हमारे दिमाग में स्पष्टता होनी चाहिए कि इसमें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के बाद जो दूसरे कई विचारक आए जिन्होंने मार्क्सवाद को आधार मानते हुए चिंतन किया, उनके विचारों को भी शामिल किया जाता है। लेकिन हमारे अध्ययन का दायरा होगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का चिंतन। मूल रूप से हमारी जो पूरी चर्चा की रूपरेखा होगी, उसमें हम अपनी पहली चर्चा में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स के जीवन की विभिन्न घटनाओं, उनके द्वारा रचित विभिन्न पुस्तकों पर ध्यान देंगे, और उसके बाद हम कार्ल मार्क्स के अलगाव या एलियनेशन के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। हम इसका आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। दूसरे भाग में हमारी कोशिश होगी कि जिसे आधिकारिक मार्क्सवाद के रूप में जाना गया, या जिसे मार्क्सवाद की मूल प्रस्थापनाओं के रूप में विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टियों ने स्वीकार किया, उस तरह के मार्क्सवाद की हम बात करें, जिसमें हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत, वर्ग चेतना, वर्ग संघर्ष, क्रांति, सर्वहारा की तानाशाही, समाजवाद, साम्यवाद इत्यादि जो विभिन्न घटक हैं इस तरह के मार्क्सवाद के, उनका आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। हमें यहाँ शुरुआत में ही इस बात को समझ लेने की आवश्यकता है कि अलगाव का सिद्धांत मार्क्स ने तब लिखा जब वो युवा थे, जब उन्होंने अपना व्यवस्थित लेखन, जिसे बाद में व्यवस्थित लेखन असल में माना गया, आरंभ नहीं किया था, और उन्होंने कभी इस लेखन को प्रकाशित नहीं किया। बाद में 1930 के दशक के आरंभ में ये लेखन प्रकाशित हुए, और असल में ये बिखरे हुए लेखन थे, और इसके संपादकों ने इसे सुव्यवस्थित किया और 50,000 शब्दों की एक पुस्तक के रूप में इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रकाशन हुआ। तो ये बाद की खोज है, लेकिन हमारा जो अध्ययन है, चूँकि हम एक सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो हम पहले इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आप हमेशा ही अपने दिमाग में इस बात को साफ रखेंगे कि जो मार्क्सवाद का अलगाव का सिद्धांत है, वह बाद में उभर कर सामने आया और वह बाद में मार्क्सवाद का भाग बना, और इसके कारण से जो मार्क्सवाद की एक ऐसी व्याख्या थी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के द्वारा आगे बढ़ाई जा रही थी, उसको काफ़ी चुनौती भी मिली, जिसके बारे में हम आगे ध्यान देंगे। तो अभी मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में यह साफ रखें कि जिस अलगाव के सिद्धांत की समझ हम इस पहले व्याख्यान में बनाने की कोशिश करेंगे, असल में वह बाद में 1930 के दशक में मार्क्सवाद का भाग बना। मार्क्स ने इसे पहले अपने युवावस्था के दौर में लिखा था, लेकिन यह बाद में बाद में प्रकाशित हुआ। लेकिन हम पहले मार्क्स, एंगल्स के जीवन और उनकी विभिन्न पुस्तकों की रचना के साथ इसका अध्ययन कर रहे हैं, और यहीं पर हम आलोचनात्मक तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे, और इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि इसने मार्क्सवाद पर किस तरीके का प्रभाव डाला। हमारी जो आज की चर्चा है उसमें हम मुख्य रूप से इन बिंदुओं के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं थोड़े विस्तार से कुछ प्रमुख बिंदुओं को समेटते हुए कार्ल मार्क्स और एंगल्स का जीवन परिचय दूंगा। इसके बाद मैं इनकी प्रमुख कृतियों की बात करूंगा। यहाँ पर इनके प्रमुख जो लेखन हैं उसकी बातचीत के दौरान हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि कार्ल मार्क्स ने
बहुत सारे पुस्तकों, लेखों, पुस्तिकाओं की रचना अकेले की। एंगल्स ने भी बहुत सारे पुस्तकों, पुस्तिकाओं की रचना अकेले की, और कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो इन दोनों ने साथ मिलकर लिखें। लेकिन इन दोनों का एक बौद्धिक साथ हमेशा ही बना रहा, यानी कि जब से ये मिले और जब तक मार्क्स की मृत्यु नहीं हुई, तब तक अलग अलग स्थानों पर रहने के बावजूद चिट्ठियों के माध्यम से इनका बौद्धिक सरोकार एक दूसरे से जुड़ा रहा। इसलिए कई बार जिसे हम अकेले मार्क्स की पुस्तक मानते हैं, उसमें भी एंगल्स के विचारों की स्पष्ट छाप हमें दिख सकती है, यह हमें स्वीकार करनी चाहिए। उसी तरीके से एंगल्स की बहुत सारी रचनाओं में मार्क्स के विचारों की छाप साफ तौर पर दिखेगी। तो हम इनके प्रमुख कृतियों की बात करेंगे, उसके बाद हम अलगाव के सिद्धांत के या एलिनेशन के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसकी बातचीत की शुरुआत में हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि मार्क्स के पहले क्या कभी सिद्धांतकारों ने या आम जनजीवन में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग हो रहा था, और अगर हो रहा था तो वो किस रूप में था। और इसी संदर्भ में कुछ नज़दीक जाकर हम हेगेल के विचारों को देखेंगे, फ्योरबैक के विचारों को देखेंगे, और उसके बाद हम मार्क्स के विचारों का अध्ययन करेंगे, और आखिर में हम आलोचनात्मक तरीके से इन जो अलगाव का पूरा मुद्दा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कार्ल मार्क्स आधुनिक दौर के सबसे महानतम चिंतकों में से एक हैं। ये ऐसे चिंतक थे जिन्होंने अपने समय में चल रही घटनाओं का ही विश्लेषण नहीं किया, बल्कि इतिहास की एक अपने तरह की व्याख्या प्रस्तुत की, और उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से इतिहास आगे जाकर एक ऐसे परिवर्तन की ओर मुड़ सकता है जहां से समाज के सभी वर्गों के लिए समान स्थिति का विकास हो सकता है, जहां से साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। तो इस लिहाज से कार्ल मार्क्स का एक अनुपम योगदान है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कार्ल मार्क्स अपने जीवन में शायद उतने प्रसिद्ध नहीं थे जितने प्रसिद्ध वो अपने जीवन के बाद के दौर में हुए, खास तौर पर बोल्शेविक क्रांति होने के बाद, और फिर 20वीं सदी के पहले भाग में और दूसरे भाग में जब बहुत देशों में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई, तो मार्क्सवादी चिंतन का जो वर्चस्व है वो काफ़ी अधिक बढ़ा था। इन बिंदुओं के बारे में हम आगे और तफसील से बातचीत करेंगे। लेकिन अगर हम मार्क्स के जीवन की बात करें तो सबसे जो शुरुआती बात है वो हमें यह याद रखनी चाहिए कि मार्क्स का जन्म 1818 में 5 मई 1818 को इंग्लैंड में ट्रियर में हुआ था, और इनकी मृत्यु 14 मार्च 1883 को हुई थी। मार्क्स के पिता प्रबोधनकालीन तार्किकतावाद से प्रभावित बुद्धिजीवी थे। वे वॉल्टेयर और लेसिंग के विचार को अच्छी जानकारी रखते थे। वे ट्रियर के एक सम्मानित वकील थे। सिर्फ अपनी नौकरी छूट जाने के डर से ही वे एक प्रोटेस्टेंट धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए। 17 साल की उम्र में मार्क्स ने बॉन विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में दाखिला लिया। उस समय वहाँ रोमांटिकवाद का वर्चस्व था। मार्क्स भी उसकी ओर आकर्षित हुए। उनकी दोस्ती ट्रियर समाज के एक प्रमुख सदस्य बैरन वॉन वेस्टफैलन की बेटी जेनी वॉन वेस्टफैलन से हो गई। आगे चलकर ये मार्क्स की पत्नी बनी। इनके कारण रोमांटिक साहित्य और सेंट साइमन की पॉलिटिक्स में भी मार्क्स की रुचि बढ़ी। अगले साल मार्क्स के पिता ने उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन भेजा, जो तुलनात्मक रूप से एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मार्क्स ने इस विश्वविद्यालय में 4 सालों तक अध्ययन किया। यहाँ उन्होंने रोमांटिसिज्म को पूरी तरह छोड़ दिया। इसकी जगह उन्होंने हेगेलवाद को अपना लिया, जिसका उस समय बर्लिन में वर्चस्व था। मार्क्स युवा हेगेलवादी आंदोलन से काफ़ी गहरे रूप से जुड़ गए थे। जब हम हेगेल की बात कर रहे थे तब हमने कुछ हद तक युवा हेगेलवाद की भी बात की थी। युवा हेगेलवादी ऐसे युवक थे जो कि हेगेल के विचारों की वामपंथी व्याख्या कर रहे थे, और इस संदर्भ में वो ये चाहते थे कि धर्म के नाम पर जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है समाज में, उससे धर्म को अलग किया जाए। और उसके हिसाब से युवा हेगेलवादियों को यह भरोसा था कि वे हेगेल के विचारों के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। बाद में मार्क्स हेगेल के विचारों से दूर होते हैं और वो हेगेल के विचारों की आलोचना भी करते हैं, लेकिन आरंभिक दौर में ये हेगेलवाद से काफ़ी प्रभावित हैं, और यंग हेगेलियंस करके जो एक समूह बना था विश्वविद्यालयों में, वो उससे भी जुड़े हुए थे। बहरहाल जब मार्क्स यूनिवर्सिटी के विद्यालय से आगे निकले तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि प्रुसिया की सरकार उन्हें विश्वविद्यालय में नौकरी नहीं देना चाहती है। इसलिए उन्होंने पत्रकारिता की ओर रुख किया, और अक्टूबर 1842 में
वो कोलोजन में प्रभावकारी उदारवादी पत्र रेहेंस्टे-ज़ेइतंग के संपादक बन गए। मार्क्स ने खास तौर पर आर्थिक सवालों पर ऐसे तीखे लेख लिखे कि सरकार परेशानी में पड़ गई। उसने इस अखबार को बंद करने का फैसला किया। इसके बंद होने के बाद मार्क्स ने फ्रांस जाने का फैसला कर लिया। पेरिस आने के शुरुआती कुछ महीनों के बाद ही मार्क्स तेज़ी से एक पक्का कम्युनिस्ट बन गए और यही वह दौर था जहां पर पेरिस में रहते हुए और पेरिस में मजदूरों के जीवन के अनुभवों के आधार पर उन्होंने ऐसी कृतियां लिखी, ऐसी रचनाएं लिखी जो बाद में इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में प्रकाशित हुई 1932 में। तो ये वो दौर था, यहीं पर उन्होंने इस तरीके का लेखन किया था। यहीं पर 1843 में इनका फ्रेडरिक एंगल्स से संपर्क हुआ और दोनों में गहरी मित्रता हो गई। 1844 के आखिर में मार्क्स को पेरिस से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद वे एंगल्स के साथ ब्रुसेल्स आ गए, जहां वे 3 सालों तक रहे। मार्क्स की जीवन की इस शुरुआती अवधि में हम एक चीज़ बार बार देख सकते हैं कि वो तीखे रूप से जो व्यवस्था थी, स्थापित व्यवस्था थी, उसकी आलोचना करने वाले लेख लिखते थे और कई बार उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और जहाँ भी गए, जिस भी काम को उन्होंने शुरू किया, उसे जो व्यवस्था थी, जो सरकारी व्यवस्था थी, उसके द्वारा बाधित किया गया। कई स्थानों से उन्हें निष्कासित कर दिया गया या फिर वो जो काम कर रहे थे, जिस अखबार में काम कर रहे थे, उसे बंद कर दिया गया। तो ये शुरुआती दौर से ही ये व्यवस्था विरोधी लेखन करते चले आ रहे थे। ब्रुसेल्स में रहते हुए मार्क्स ने खुद को इतिहास के अध्ययन में झोंक दिया। यही उन्होंने एक ऐसी संकल्पना तैयार की जिसे इतिहास की भौतिकवादी संकल्पना के रूप में जाना गया। मार्क्स और एंगल्स कम्युनिस्ट लीग में भी शामिल हो गए। 1847 के आखिर में लंदन में इस लीग का सम्मेलन हुआ। इसमें मार्क्स और एंगल्स को कम्युनिस्ट लीग के लिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखने का काम दिया गया। 1848 में मार्क्स पेरिस वापस आ गए। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत यहीं हुई और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हम सब जानते हैं, जो 1848 में प्रकाशित हुई थी, वह मार्क्सवाद को समझने का एक मूल या बुनियादी ग्रंथ माना जाता है, जिसमें कि मार्क्स ने और एंगल्स ने अपने विचारों की निचोड़ को प्रस्तुत किया है और एक लंबे समय तक, लंबी अवधि तक और आज के दौर तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अलग अलग तरीके के कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं, उनको प्रेरित और प्रभावित करती रही है। और जो लोग मार्क्सवाद के मूल तत्वों को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक बुनियादी ग्रंथ के रूप में रही है। 1848 में मार्क्स फिर से पेरिस वापस आ गए। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई। इसके बाद वे जर्मनी चले गए। वहाँ उन्होंने न्यू रेहेंस्टे-ज़ेइतुंग, जो कि उनका पुराना अखबार था, उसे फिर से स्थापित किया। इस अखबार का काफ़ी प्रभाव था। बाद में सरकार ने इस अखबार का दमन कर दिया। मार्क्स को मई 1949 में लंदन में शरण लेनी पड़ी। उन्हें अपने जीवन के आखिरी समय तक लंदन में ही रहना पड़ा। हालांकि मार्क्स के लिए ये बहुत ही आसान फैसला नहीं था और उन्हें यह अंदाज़ा था कि शायद वो कुछ समय के लिए लंदन में आ रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें लंबे समय तक, या हम कहें कि अपने जीवन के आखिरी वर्षों तक, जीवन की समाप्ति तक लंदन में ही रहना पड़ा। 1850 के दशक के पहले दशक में मार्क्स का परिवार लंदन के सोहो क्वार्टर में 3 कमरों के घर में रहता था। इस समय मार्क्स और उनके परिवार को काफ़ी गरीबी का सामना करना पड़ा। उनके कई बच्चे भी इस समय हुए और चूँकि 3 कमरों का परिवार था, तो इससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये सारे तथ्य जो हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे यह पता चलता है कि मार्क्स ने जिस तरीके की गहन अध्ययन और सैद्धांतिकरण का काम किया, वह कोई विलासिता के जीवन को गुजारते हुए उन्होंने नहीं किया, बल्कि वो लगातार अपने काम में ठोकर खाते हुए आगे बढ़े और कई तरह की परेशानियों से जूझते हुए उन्होंने अपने सैद्धांतिकरण के काम को आगे बढ़ाया। और ये वो दौर था जब मार्क्स अपने जीविका के लिए कुछ काम तो कर रहे थे, पर उनकी आय इतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि उनका पूरा परिवार आसानी से भरण पोषण कर सके। इसलिए वे अपनी जीविका के लिए काफ़ी हद तक एंगल्स की मदद पर निर्भर थे। कई बार एंगल्स उनकी मदद करते भी थे। असल में जो एंगल्स थे, उनके पिता मैनचेस्टर में कॉटन के प्रसिद्ध व्यापारी थे। उनकी अच्छी खासी आमदनी होती थी और इसलिए कई बार एंगल्स उनके, यानी कि मार्क्स के और उनके परिवार की मदद करते थे। इसके अलावा मार्क्स की आमदनी का एक अन्य जरिया यह था कि वे न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून के विदेशी संवाददाता के रूप में साप्ताहिक लेख लिखा करते थे
और इसी संदर्भ में उन्होंने भारत के बारे में भी और भारत में उपनिवेशवाद के बारे में भी कुछ लेख लिखे हैं, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं और जिसके कारण से कई बार मार्क्स की आलोचना भी की जाती है। 1869 में मार्क्स की आय इतनी हो गई कि उन्हें एंगल्स की मदद की ज़रूरत नहीं रही। 1857-58 तक वे 800 पृष्ठों की एक बड़ी पांडुलिपि तैयार कर चुके थे। यह एक ऐसे काम का पहला ड्राफ्ट था या पहला मसौदा था जिसमें वे पूंजी, भूसंपत्ति, वेतन श्रम, राज्य, विदेशी व्यापार और विश्व बाजार से संबंधित मुद्दों पर विचार प्रस्तुत कर रहे थे या उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया था। इस पांडुलिपि को ग्रॉन्ड्रिस के या आउटलाइन के नाम से जाना गया और यह पहली बार 1941 में प्रकाशित हुआ। 1860 के दशक में इस काम के आधार पर उन्होंने 3 बड़े खंडों पर काम करना शुरू किया। इन किताबों का शीर्षक थियरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू रखा गया था। इसमें मार्क्स ने राजनीतिक अर्थशास्त्र में अपने पूर्ववर्ती चिंतकों स्मिथ और रिकार्डो के विचारों की समीक्षा की थी। 1867 में मार्क्स अपने इस काम के पहले खंड को प्रकाशित कर पाए। उन्होंने इसका शीर्षक कैपिटल 1 रखा और कैपिटल का जो यह प्रकाशन था, इसमें उन्होंने जिस तरीके से पूंजीवाद का विश्लेषण किया था वह काफ़ी गूढ़ था और उन्होंने अर्थशास्त्र और इतिहास के विभिन्न घटनाओं का उदाहरण लेते हुए इसका विश्लेषण किया था। 1860 के दशक के आखिरी वर्षों में उन्होंने कैपिटल के खंड 2 और खंड 3 को भी खत्म कर दिया था, लेकिन मार्क्स अपने जीवन के आखिरी वर्षों तक इसकी पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट पर काम करते रहे और उनकी मृत्यु के बाद एंगल्स ने इन्हें प्रकाशित किया। दरअसल कैपिटल के प्रकाशन में देरी होने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि मार्क्स ने अपना बहुत सारा समय 1864 में स्थापित फर्स्ट इंटरनेशनल में लगाया। अगर हम मार्क्स के अन्यतम सहयोगी रहे या विशिष्ट और पूरी ज़िंदगी भर साथ रहने वाले बौद्धिक सहयोगी रहे फ्रेडरिक एंगल्स के जीवन की बात करें तो फ्रेडरिक एंगल्स का जन्म 28 नवंबर 1820 को बार्मेन में हुआ था और इनकी मृत्यु 1895 को लंदन में हुई। यानी कि मार्क्स की मृत्यु के 12 वर्षों बाद तक ये इस दुनिया में रहे और उन्होंने काफ़ी हद तक मार्क्स के बाद मार्क्सवाद को एक खास तरह का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंगल्स वेस्टफेलिया के वुर्पटल में एक कपड़ा उत्पादक के सबसे बड़े बेटे थे। उन्हें ब्रेमन में व्यापार के काम का प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन स्कूल के समय से ही एंगल्स के भीतर एक रेडिकल साहित्यिक महत्वाकांक्षा का विकास हुआ। सबसे पहले 1830 के दशक में वे यंग जर्मनी आंदोलन के लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी लेखकों की ओर आकर्षित हुए। इसके बाद उन पर हीगेल का काफ़ी प्रभाव पड़ा और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मार्क्स भी एक यंग हीगेलियन के रूप में थे और उन पर भी हीगेल के विचारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। एंगल्स की व्यापार के काम में कोई खास रुचि नहीं थी। 1842 में एंगल्स इंग्लैंड वापस आ गए और अपने मैनचेस्टर में पिता के फर्म में वो काम करने लगे। इंग्लैंड के समाज में श्रमिक वर्ग के अनुभवों के बारे में उन्होंने एक पुस्तक द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास लिखी। यह किताब लिखने के दौरान एंगल्स की मार्क्स के साथ पहली मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने विविध मुद्दों के बारे में विचार विमर्श किया। उनमें यह सहमति बनी कि वे अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने के लिए मिलकर एक किताब लिखेंगे। इसके बाद दोनों ने मिलकर द होली फैमिली की रचना की। इस तरह उन दोनों के बीच सहयोग की शुरुआत हुई जो जीवन पर्यंत चलती रही। और जैसा कि हमने पीछे देखा कि एंगल्स सिर्फ मार्क्स के बौद्धिक सहयोगी ही नहीं थे, बल्कि कई बार उन्होंने मार्क्स की आर्थिक मदद भी की। इस लिहाज से मार्क्स के लेखन में और उनके द्वारा तैयार किए गए सैद्धांतिकरण में एंगल्स का सिर्फ बौद्धिक योगदान ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा योगदान भी था जिसमें उन्होंने अपने मित्र को एक ऐसा वातावरण दिया जिसमें वह तुलनात्मक रूप से बेहतर सैद्धांतिकरण या अध्ययन का काम कर पाएँ। एंगल्स ने मार्क्स की मृत्यु के बाद कैपिटल 2 और कैपिटल 3 यानी कि कैपिटल के दूसरे और तीसरे खंड को प्रकाशित किया और उनकी कई अप्रकाशित पुस्तकों को भी उन्होंने प्रकाशित करवाया। मार्क्सवाद को एक विज्ञान का दर्जा देने में एंगल्स की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। असल में मार्क्स ने कभी भी खुलकर यह दावा नहीं किया कि वो जिस सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं वह कोई विज्ञान है, लेकिन मार्क्स की मृत्यु के बाद उनकी प्रार्थना सभा में ही एंगल्स ने यह घोषणा कर दी कि मार्क्स का जो प्रमुख योगदान है वह यह है कि उन्होंने एक विज्ञान के रूप में एक ऐसा दर्शन दिया है जिससे हम दुनिया के अतीत को समझ सकते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं की दिशा भी तय कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आगे यह देखेंगे कि किस तरीके से जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का जो सिद्धांत था, असल में उसको एक
ख़ास तरीके का रूप देने में एंगल्स ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसके काफ़ी नकारात्मक पक्ष भी हैं, जिसकी काफ़ी आलोचनाएं भी की जाती रही हैं, लेकिन एंगल्स ने अपने स्तर पर जो मार्क्स के साथ सहयोग किया, उसके कारण ही हम यह कह सकते हैं कि मार्क्सवाद एक पूरे सैद्धांतिक चिंतन के रूप में या सैद्धांतिक दर्शन के रूप में उभर कर सामने आ पाया। तो हम जिसे मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं, उसका श्रेय अगर हम सिर्फ मार्क्स के जीवन की में लिखी गई रचनाओं की ही बात करें, तो भी उसका श्रेय सिर्फ कार्ल मार्क्स को नहीं दिया जा सकता है, बल्कि उसमें फ्रेडरिक एंगल्स का भी उतना ही योगदान है। और अगर हम मार्क्सवाद के पूरे दायरे का विस्तार करें, तो हम यह कह सकते हैं कि बाद में भी कई लेखकों ने मार्क्सवाद में अलग अलग तरीके से अपना योगदान दिया। अब हम यह समझने की या यह देखने की कोशिश करेंगे कि मार्क्स ने कौन कौन सी प्रमुख कृतियाँ लिखीं और एंगल्स ने कौन कौन सी प्रमुख कृतियाँ लिखीं और कौन कौन सी कृतियाँ इन दोनों ने मिलकर एक साथ लिखीं। सबसे पहले हम मार्क्स की प्रमुख कृतियों की बात करते हैं। क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलॉसफी ऑफ स्टेट, ये 1843 में उन्होंने लिखा था, 1927 में यह प्रकाशित हुआ। ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन 1844 में लिखा था। क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट, ये इसका इंट्रोडक्शन 1844 में। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स 1844 में, और इसका पहला प्रकाशन 1848 में हुआ। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850 में। द 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट 1852 में। अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में। कैपिटल का वॉल्यूम 1 1867 में। कैपिटल का वॉल्यूम 2 1885 में, यानी कि इनकी मृत्यु के 2 वर्ष बाद एंगल्स द्वारा प्रकाशित। कैपिटल का वॉल्यूम 3 1894 में। थियरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू का वॉल्यूम 1 और 2 1905 में, और वॉल्यूम 3 1910 में प्रकाशित हुआ। और क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम जो है वो 1875 में प्रकाशित हुआ। एंगल्स की प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करें, तो द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड 1845 में प्रकाशित हुई। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिज्म 1847 में। सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक 1880 में। यह एक छोटी किताब थी जो कि एंटी ड्यूरिंग के 3 अध्याय इसमें सम्मिलित थे। ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट 1884 में। और मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर एक साथ 3 पुस्तकों की रचना की। द होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और होली फैमिली 1845 में प्रकाशित हुई, और जर्मन आइडियोलॉजी जो है वो 1932 में प्रकाशित हुई, और मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1848 में प्रकाशित हुई। अगर हम मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत की बात करें, तो यह पूरा सिद्धांत इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स में सामने आता है। और मार्क्स द्वारा 1844 में पेरिस में लिखे गए पांडुलिपियों या मैन्यूस्क्रिप्ट्स के पहले प्रकाशन के समय ही जो सोवियत संपादक थे, उन्होंने इसे इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स का शीर्षक दिया। और कई बार इसे 1844 मैन्यूस्क्रिप्ट्स या फिर पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स या पांडुलिपियाँ थी, ये एक रफ़ ड्राफ्ट के रूप में थी। रफ़ ड्राफ्ट का मतलब है कि मार्क्स ने इसे कभी भी इस रूप में अपने लिए भी साफ नहीं किया कि ये इसे प्रकाशन के लिए लिख रहे हैं। और ये भी सच है कि ये रफ़ ड्राफ्ट बिखरे हुए थे, और ये इनका जो एक बड़ा हिस्सा है वह अभी भी उपलब्ध नहीं है। शुरुआती संपादकों ने मार्क्स की स्पष्ट मंशा का अंदाज़ा लगाते हुए पूरी सामग्री को नए सिरे से व्यवस्थित किया। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स का जो पहला प्रकाशन है वह 1932 में हुआ। इसे 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में मार्क्स की अलगाव और विअलगाव की अवधारणा की उपेक्षा का एक प्रमुख सैद्धांतिक कारण माना जा सकता है। इसका मतलब यह है कि चूँकि यह लेखन उपलब्ध ही नहीं थे, तो इस कारण से कभी भी इनके प्रकाशन से पहले अलगाव और विअलगाव की जो पूरी अवधारणा है उस पर बातचीत नहीं हुई। लेकिन इसके अलावे इसके बहुत से व्यवहारिक कारण भी थे, जिसके चलते इस तरीके के विचारों का दमन करने या उसको दबाने या इसकी उपेक्षा करने की कोशिश की गई। जो आधिकारिक मार्क्सवाद के समर्थक थे, वे यह नहीं चाहते थे कि मार्क्सवाद में इन विचारों की ज़्यादा चर्चा हो। इसका कारण यह था कि जिस तरीके से मार्क्सवाद की एक पूरी अवधारणा विकसित हुई थी विज्ञान के रूप में, जहाँ पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद,
के आधार पर ऐतिहासिक भौतिकवाद काम करता है और उसके आधार पर इतिहास की एक पूरी तस्वीर प्रस्तुत की जाती है, उसमें अलगाव का जो ये पूरा विचार था वो फिट नहीं होता था और यह एक तरीके से विज्ञान को के रूप में मार्क्सवाद की जो पूरी अवधारणा थी उसको चुनौती प्रस्तुत करता था। तो इसलिए इसकी उपेक्षा करने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे पहले लुकाच ने इस पूरे मैन्युस्क्रिप्ट्स को खोजे जाने के पहले ही अपने लेखन में जो कि उनकी पुस्तक थी हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शसनेस में उन्होंने अलगाव के कुछ पहलुओं की विवेचना की। इसके लिए उन्होंने रिफिकेशन शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इस किताब में अलगाव के बारे में कोई सामान्य या विशिष्ट विवेचना नहीं की गई। 1932 में इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स के प्रकाशन के बाद ही इस पर विचार विमर्श की शुरुआत हुई। पूरे मैन्युस्क्रिप्ट्स में तकरीबन 50,000 शब्द हैं और यह बहुत ही जटिल और स्वप्नदर्शी संभावनाओं से भरपूर है। इसमें गहरी नई सैद्धांतिक रूपरेखा के भीतर राजनीतिक अर्थशास्त्र के बारे में मार्क्स का अध्ययन, साम्यवाद के बारे में मार्क्स का दृष्टिकोण और हीगेल के संदर्भ में मार्क्स की प्रतिक्रिया शामिल है। और इस लिहाज से यह पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बिखरे होने के बावजूद इसमें एक ऐसी अंतर्दृष्टि है जिसमें कि कार्ल मार्क्स की एक हद तक यूटोपियन कही जाने वाली सोच भी सम्मिलित है। यानी कि वो इसमें सीधे तौर पर यह नहीं बताते हैं कि किस तरीके से क्रांति होगी, किस तरीके से इतिहास कार्य करता है और किस तरीके से वर्ग संघर्ष करते हुए साम्यवाद की स्थापना होगी, लेकिन वे साम्यवाद के एक लक्ष्य को जरूर प्रस्तुत करते हैं, वे सामाजिक परिवर्तन के एक लक्ष्य को जरूर प्रस्तुत करते हैं। वे यह अवश्य बताते हैं कि पूंजीवाद के भीतर मजदूर किस तरीके से एक अत्यंत कठिनाई वाली ज़िंदगी जी रहा है, जहाँ पर उससे सारे संसाधन, जीविका के सारे स्रोत उससे छीन लिए जाते हैं और वह बिल्कुल ही हाशिए पर रहते हुए अपने काम से, प्रकृति से और खुद से अलग थलग हो जाता है। तो इस लिहाज से यह जो लेखन है वह मार्क्स के लेखन, जो बाद का लेखन है जिसमें वो व्यवस्थित रूप से पूंजीवाद का और इतिहास का विश्लेषण करते हैं, उसका एक पूर्ववर्ती रूप है जहाँ पर वो काफ़ी हद तक एक यूटोपियाई अंदाज में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। काफ़ी हद तक वो एक दूसरे मजदूरों के दर्द को समझने वाले युवक के रूप में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। बहरहाल मार्क्स के अलगाव के विचारों को समझने से पहले यह ज़्यादा अच्छा होगा कि हम मार्क्स के पहले जो विचारक थे उनके भीतर अलगाव का विचार कैसे सामने आया इस पर ध्यान दें। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी दोस्तों या सहयोगियों के अलग होने के अर्थ में अलगाव का विचार पर शब्द का प्रयोग करते हैं। व्यापार में जब किसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है, किसी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी अलगाव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। चिकित्सा या मेडिकल साइंस में भी कई बार अलगाव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जब यह कहा जाता है कि कोई व्यक्ति दुनिया की हकीकत को समझने में समर्थ नहीं है और उसका दुनिया से अलगाव हो गया है, तो इस अर्थ में भी अलगाव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी के भीतर ओरिजिनल सिन या मूल पाप की अवधारणा है और जो प्रायश्चित का पूरा संकल्प है, उसमें भी आदमी या व्यक्ति के अलगाव और अलगाव का एक शुरुआती संस्करण मौजूद है कि किस तरीके से ये जो ईसाई धर्म के भीतर की कहानी है उसमें व्यक्ति असल में जो ओरिजिनल सिन है उसके कारण करने से ही अपने स्वाभाविक रूप से अलग होता है और फिर वह एक खास तरह की जीवन की तरफ आगे बढ़ जाता है। कुछ लोग इस बात पर बल देते हैं कि पश्चिमी चिंतन में अलगाव की अवधारणा की पहली अभिव्यक्ति ओल्ड टेस्टामेंट की मूर्ति पूजा की अवधारणा में शामिल होती है। हेरेक्लिट्स में मनुष्यों का लोगोस से संबंध को भी अलगाव के संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन शायद हीगेल ने पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने थोड़े व्यवस्थित रूप में अलगाव की अवधारणा पर विचार किया, पर उसके पहले रूसो के लेखन में भी कुछ हद तक अलगाव के विचार सामने आते हैं। और अगर हम रूसो के विचारों को देखें तो उसमें वे यह कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी प्राकृतिक स्थिति में था तो वह प्रकृति के साथ नज़दीकी संबंध बनाकर अपना जीवन यापन करता था, लेकिन सभ्यता के उभार के साथ धीरे धीरे और कला और संस्कृति के आने के कारण और भी तेज़ी से वह अपने प्राकृतिक स्वरूप से अलग हो जाता है, उसका अलगाव हो जाता है और वह एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में अपना जीवन निर्वहन करने लगता है। तो इस सभ्यता के विकास में वो एक अलगाव का चिन्ह ढूंढते हैं
और वो यह प्रस्तुत करते हैं कि वो यह विचार देते हैं कि जब व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगेंगे तो वो एक तरीके से विअलगाव की स्थिति में आएंगे, या वो एक ऐसी स्थिति में आएंगे जहाँ पर उनका जो पूरा जीवन है वो एक तरीके से जो अलगाव का शिकार हो गया था वो उससे बाहर निकल पाएगा, क्योंकि वे अपनी उस सामान्य इच्छा के हिसाब से जीवन जी पाएंगे जो उनकी उच्चतर आत्म को दिखाती है, जो उनके प्राकृतिक स्थिति की जो इच्छा थी उसके अनुरूप होती है। तो इस आधार पर हम रूसो के लेखन में भी अलगाव की एक संकल्पना देख सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो रूसो के अलावा कुछ और लेखकों में हम इसी तरह का विचार पा सकते हैं, लेकिन मार्क्स द्वारा एक तत्वमीमांसी शब्द के रूप में अलगाव का विकास करने से पहले हीगेल और फ्योरबैक ने एक दार्शनिक अवधारणा के रूप में इसका विकास किया। हीगेल ने एक बुनियादी अर्थ में आत्म अलगाव की अवधारणा को असीम या एब्सोल्यूट पर लागू किया। वे कहते हैं कि प्रकृति में जो एब्सोल्यूट होता है उसका अपने आप में अलगाव हो जाता है, और ये जो अलगाव एब्सोल्यूट का होता है फिर वह अपने आत्म अलगाव से सीमित व्यक्ति के सीमित दिमाग में आता है, व्यक्ति के पास वापस आता है, और इस अर्थ में वह जो अलगाव से का शिकार एब्सोल्यूट माइंड या एब्सोल्यूट आइडिया है वह व्यक्ति के माध्यम से फिर नागरिक समाज से होते हुए आगे बढ़ता है, और फिर से एक बार स्टेट के रूप में या राज्य के रूप में वह अपने एक स्वाभाविक स्थिति की ओर आगे बढ़ता है, या विअलगाव डी एलिनेशन की तरफ आगे बढ़ता है। और एक अन्य अर्थ में भी हीगेल अलगाव के विचार को प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि वस्तुओं का उत्पादन करना, वस्तुओं द्वारा खुद को अभिव्यक्त करना, भौतिक वस्तुओं, सामाजिक संस्थाओं और सांस्कृतिक उत्पादों के रूप में खुद को ऑब्जेक्टिफाई करना सीमित दिमाग की एक बुनियादी विशेषता है, और हर ऑब्जेक्टिफिकेशन आवश्यक रूप से अलगाव का उदाहरण है। उत्पादित वस्तु उत्पादक से अलग हो जाता है। इस अर्थ में अलगाव से उबरने का सिर्फ यही तरीका है कि जीव पर्याप्त रूप से जानकार हो। तो ऐसी स्थिति में वो यह बोलते हैं कि जब व्यक्ति किसी चीज़ का उत्पादन करता है, किसी वस्तु का उत्पादन करता है, तो वह एक तरीके से उसके ज्ञान का या उसकी क्षमता का उससे अलग होने के उदाहरण के रूप में आता है, और जब व्यक्ति इस स्थिति के बारे में जानकार होता है, जानकारी रखता है, तब वह इस अलगाव से उबर सकता है। कुल मिला के हीगेल के विचारों में हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अलगाव का विचार सामने आता है, और वह अलगाव का विचार एक एब्सोल्यूट स्पिरिट के विअलगाव के रूप में सामने आता है, जो कि उनके संपूर्ण सिद्धांत का की एक आधारशिला का काम करता है कि किस तरीके से वो एब्सोल्यूट स्पिरिट प्रकृति से अलग होकर आगे पूरी दुनिया में अपनी यात्रा तय करता है, क्योंकि जो उसका अलगाव होता है वो उससे डी एलिनेशन या विअलगाव की ओर बढ़ता है, और वो इसे एक चक्र के रूप में कई बार प्रस्तुत करते हैं। और दूसरे स्तर पर वो बोलते हैं कि जब हम किसी चीज़ को निर्मित करते हैं तो भी वह एक अलगाव के रूप में होता है, और उस अलगाव से हम तभी निकल सकते हैं जब हमें उस स्थिति के बारे में या यह जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी हो। और इस संदर्भ में फ्योरबाख ने अपनी जो उनकी कृति थी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हीगेल्स फिलॉसफी तथा बाद में द इसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी और द प्रिंसिपल्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द फ्यूचर, इसमें उन्होंने हीगेल के विचारों का मूल्यांकन किया। उन्होंने हीगेल के इस दृष्टिकोण की आलोचना की कि प्रकृति असीम दिमाग का एक आत्म अलगाव युक्त रूप है, और आदमी विअलगाव की प्रक्रिया में लगा असीम दिमाग है। वो हीगेल की आलोचना करते हैं और फिर ये आगे कहते हैं कि आदमी एक आत्म अलगाव युक्त ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर एक आत्म अलगाव युक्त आदमी है। यानी कि वो यह चाहते हैं कि धर्म को या ईश्वर को जिस तरीके से विचार के स्तर पर ले जाकर हीगेल रखते हैं, और वो ये कहते हैं कि वो आदमी के रूप में खुद को सामने ला रहा है, तो फ्योरबैक उससे उल्टा दिशा में जाने की कोशिश करते हैं, और ये कहते हैं कि जब आदमी अपने आप से, अपनी स्थिति से व्यथित होता है तो वह ईश्वर के रूप में अपना अलगाव कर लेता है। जो ईश्वर होता है वह अलगाव युक्त आदमी होता है, बजाय इसके कि जो आदमी है वह अलगाव युक्त ईश्वर है। तो इस रूप में वो यह कहते हैं कि हीगेल के विचार काफ़ी सीमित हैं, और मनुष्य के विअलगाव के लिए फ्योरबाख ये कहते हैं कि यह आवश्यक है कि वह ईश्वर की जो काल्पनिक तस्वीर है
वो ख़त्म कर दे या उसे इस दुनिया में सामने ले आए, बजाय इसके कि वो यह माने कि वह दुनिया से बाहर की कोई चीज़ है और उसे उस रूप में देखने की ज़रूरत है। कुछ हद तक ये बातें दार्शनिक स्तर पर थोड़ी उलझाने वाली आपको लग सकती हैं, लेकिन जो मुख्य बात है वो बिल्कुल सीधी-सी है। बात यह है कि हीगल यह कहते हैं कि जो अलगाव होता है वह प्रकृति से एब्सोल्यूट माइंड, जिसे कई बार वो ईश्वर के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, उसके अलगाव के रूप में सामने आता है और फिर यह जो एब्सोल्यूट माइंड या ईश्वर होता है वह अपने आप को व्यक्ति या आदमी के माध्यम से व्यक्त करता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और राज्य की स्थिति में आकर एक तरीके से उसका डी एलिनेशन या वी अलगाव होता है। वहीं फ्योरबैक ये कहते हैं कि ये जो ईश्वर है वह असल में आदमी के अलगाव की पहचान है। जब आदमी अपनी दुनिया के दुख से हार जाता है तो वो ईश्वर के रूप में किसी एक सत्ता का सृजन करता है और ज़रूरत इस बात की है कि आदमी इस अलगाव को, अपने इस अलगाव को ख़त्म करने के लिए ईश्वर के पूरे अस्तित्व को ही नकार दे या फिर धर्म को ज़मीन पर ले आए, अपने आम जिंदगी से जोड़े। मार्क्स के अलगाव की इस पूरी अवधारणा को हम हीगल और फ्योरबैक के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। मार्क्स ने अपने लेखन में इन दोनों की ही आलोचना की। फ्योरबैक की तरह मार्क्स भी धार्मिक अलगाव की आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि जिस तरीके से हीगल ने धर्म को या फिर ईश्वर को एक तरीके से उसके व्यक्ति को उसके अलगाव के रूप में प्रस्तुत किया है वह सही नहीं है। लेकिन इसके साथ ही वो फ्योरबैक की सीमाओं को भी दिखाते हैं और ये कहते हैं कि धार्मिक अलगाव मनुष्यों के बहुत से अलगावों में से एक है और हीगल सिर्फ धर्म को ज़मीन पर लाने की बात करते हैं या मनुष्यों के वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात करते हैं, पर ज़रूरत इस बात की है कि जो मनुष्यों का वास्तविक जीवन है उसके पीछे जो अलग तरह के कार्य या कारक हैं उनको भी समझा जाए। उनका कहना है कि मनुष्य के एक हिस्से का ईश्वर के रूप में अलगाव होता है, उसकी अपनी आध्यात्मिक गतिविधि के दूसरे रूपों से भी दर्शन, कॉमन सेंस, कला, नैतिकता के रूप में अलगाव हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि ईश्वर के रूप में अलगाव सिर्फ अलगाव का एक रूप है, वो अन्य कई सारी चीज़ों से भी अलग होता है। कॉमोडिटी या पण्य, पैसा, पूंजी के रूप में उसका अपनी आर्थिक गतिविधियों के उत्पादों से भी अलगाव हो जाता है। इसी तरह राज्य, कानून और सामाजिक संस्थाओं के रूप में उसका अपनी सामाजिक गतिविधियों से अलगाव होता है और अन्य लोगों से अलगाव होता है। अलगाव के ये विभिन्न प्रकार आखिरी रूप में एक ही होते हैं। ये आदमी या मनुष्य के आत्म अलगाव के विभिन्न आयाम या रूप होते हैं। मार्क्स के लेखन में अलगाव या परायपन या बेगानापन, ये अलग अलग शब्द हैं जो कई बार एलिनेशन के लिए हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। यह एक ऐसी स्थिति के रूप में सामने आती है, बेगानापन या परायापन या अलगाव, जिसमें एक व्यक्ति, एक समूह, एक संस्था या समाज निम्न बातों से अलगाव का शिकार हो जाता है। पहला, अपने काम के नतीजे या उत्पाद से और खुद अपने काम से। मैं इसकी थोड़ी व्याख्या करूंगा इन 3 बिंदुओं या 4 बिंदुओं को बताने के बाद। दूसरा, उस प्रकृति से जिसमें वह रहता है। तीसरा, मनुष्यों से और इनके अलावा। चौथा, 1 से लेकर 3 तक किसी के या सभी के माध्यम से, खुद से, ऐतिहासिक रूप से निर्मित अपनी मानवीय संभावनाओं से। तो अगर हम इन चारों बिंदुओं पर ध्यान दें तो मुख्य रूप से मार्क्स क्या कहना चाहते हैं? मार्क्स यह कहना चाहते हैं कि जो अलगाव होता है, विशेष रूप से जो पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर अलगाव होता है, उसमें व्यक्ति हर प्रकार के सृजनात्मक सुख, हर प्रकार के संबंधों से मिलने वाले सुख, प्रकृति से मिलने वाले सुख या अपनी पहचान और खुद की अपनी पहचान से अलग थलग हो जाता है। उनका यह कहना है कि पूंजीवाद के भीतर मनुष्यों को इस तरीके से काम करने के लिए, खासतौर पे जो अगर वो श्रमिक वर्ग का मनुष्य है तो, और अगर वो पूंजीपति वर्ग का मनुष्य है तब भी दोनों ही इस तरीके से काम करते हैं कि सबसे पहले वे अपने काम के से ही उनका जुड़ाव खत्म हो जाता है। मार्क्स मानते हैं कि जब मध्यकालीन दौर था तो उस समय कम से कम एक व्यक्ति किसी चीज़ का निर्माण करता था तो वो सीधे तौर पर उसका निर्माण करता था और उसे उसके सुख का एहसास भी होता था कि उसने किसी चीज़ का सृजन किया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कुम्हार किसी मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो उससे उसको एक सृजन का सुख मिलता है, लेकिन पूंजीवाद के भीतर इस तरह की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। पूंजीवाद के भीतर हर व्यक्ति किसी एक बड़े उत्पाद के छोटे अंश का निर्माण कर पा रहा है, तो उसे यह एहसास नहीं होता है कि आखिर वो किस चीज़ को बना रहा है। अगर हम किसी कंपनी की बात करें, मिसाल के तौर पर
मनेसर दिल्ली के पास जो जगह है वहाँ पर अगर स्थित मारुति कंपनी की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे जो लोग काम करते हैं वो सिर्फ काम का एक छोटा हिस्सा यानी कि कार का जो मॉडल उनके सामने आता है और उन्हें कुछ नट वोल्ट घुमाना होता है, तो इतना काम करते हैं तो कभी भी उन्हें यह एहसास नहीं हो पाएगा कि उन्होंने खुद किसी चीज़ का सृजन किया है, खुद किसी चीज़ का निर्माण किया है। तो इस लिहाज से वो अपने काम से अलग हो जाते हैं। दूसरे स्तर पर चूँकि पूंजीवाद के भीतर श्रमिक को अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए दिन रात लगातार काम करना पड़ता है, कई बार उसे ओवर टाइम करना पड़ता है क्योंकि उसे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना होता है, तो ऐसी स्थिति में वह धीरे धीरे अपने परिवार के लोगों से भी दूर होता जाता है क्योंकि जो काम है, जो जीविका के लिए चलने वाला काम है, वो उसकी सारी ऊर्जा को सोख लेती है। और तीसरे स्तर पर उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होता है कि कोई प्रकृति जैसी चीज़ है जिसके पास उसे जाना चाहिए, उसे उस चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए, तो वो पूरी तरीके से उससे भी अलग हो जाता है और अंत में वह सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो सिर्फ मशीन की तरह काम कर रहा है और उसका अपने आप से भी कोई जुड़ाव नहीं रह जाता है। तो इस स्तर पर आकर वह खुद से भी अलग हो जाता है और यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ श्रमिक वर्ग के साथ नहीं होती है, मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के साथ ही होती है, लेकिन इस अलगाव का शिकार वह पूंजीपति भी होता है जो दिन रात मुनाफे की तलाश में रहता है और मुनाफे की तलाश में ही काम करते रहता है। तो मार्क्स की जो अलगाव का जो पूरा विचार है, उस विचार में मार्क्स इस चीज़ को रेखांकित करते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो एक मूल चीज़ है वह यह है कि व्यक्ति अपने सत्व से, अपनी इसेंस से दूर हो जाता है और उस इसेंस की प्राप्ति का लक्ष्य ही मार्क्स क्रांति या फिर साम्यवाद की स्थापना में देखते हैं और वह इस तरीके के अलगाव की कल्पना करते हैं जो कि एक सेल्फ एलिनेशन के रूप में सामने होता है और वह अपने आप से व्यक्ति के अलग होने के रूप में होता है। यह जो सेल्फ एलिनेशन होता है जो कि अलगाव का सबसे चरम रूप है, इसमें यह जो अलगाव का एकमात्र आखिरी चरण नहीं है बल्कि यह अलगाव का इसेंस है कि अगर व्यक्ति खुद पूरी तरीके से अलगाव या एलिनेशन का शिकार है तो वो फिर अपने आप से ही अलग है, उसे अपनी संभावनाओं के बारे में कोई पता नहीं है और इसीलिए वे जो अलगाव की पूरी अवधारणा या आत्म अलगाव, सेल्फ एलिनेशन की जो पूरी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं उसे वे सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव चीज़ के रूप में या एक स्थिति का वर्णन करने वाली चीज़ के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि वे बोलते हैं कि यह दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव करने की एक अपील या एक आह्वान भी है। मार्क्स का लक्ष्य सिर्फ आलोचना करना नहीं था जिससे कि अलगाव का पर्दाफाश हो, वे रेडिकल क्रांति और साम्यवाद के लिए रास्ता तैयार करना चाहते थे। साम्यवाद के बारे में उन्होंने लिखा कि इसमें आदमी का एकीकरण होगा। आदमी से यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि मैन शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, कई बार वो अंग्रेजी भाषा की उस समय के लेखन शैली के कारण भी आता है, हालांकि ये सारे विचार उन्होंने जर्मन में लिखे और ये सब अनुदित होकर फिर अंग्रेजी में प्रकाशित हुए। तो इसमें हम व्यक्ति भी मान सकते हैं, इस व्यक्ति का एकीकरण होगा और वह खुद के पास वापस लौटेगा और उसके आत्म अलगाव का दमन होगा। लेकिन यह भी बात महत्वपूर्ण है कि मार्क्स के बाद के लेखन में अलगाव और वी अलगाव शब्द का ज़्यादा उपयोग नहीं किया गया, लेकिन इन रचनाओं में, इस तरह की जितनी भी रचनाएं हुई उसमें यहाँ तक कि कैपिटल में भी वर्तमान अलगाव युक्त आदमी और समाज की आलोचना की गई और एक नए वी अलगाव वाले समाज बनाने का आह्वान किया गया। इसके अलावा जो जिसे मैच्योर मार्क्स माना जाता है उसमें कम से कम ग्रॉन्ड्रिस में अलगाव शब्द का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है, लेकिन मार्क्स ने ग्रॉन्ड्रिस को या ग्रॉन्ड्रिस को भी अपने जीवन में जीवन काल में कभी प्रकाशित नहीं किया। वो भी एक रफ ड्राफ्ट की तरह ही था जिसमें उन्होंने काफ़ी हद तक जो मनुष्य की स्थिति है ऐतिहासिक दौर से लेकर पूंजीवाद तक, उत्पादन प्रक्रियाओं की जो स्थिति है, उत्पादन शक्तियाँ जिस तरीके से काम करती हैं, उनकी एक पूरी तस्वीर प्रस्तुत की। बहरहाल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अलगाव के बारे में ज़्यादा व्यापक और गहरी चर्चा आरंभ हुई और इस चर्चा में हम ये कह सकते हैं कि जिसे हम वेस्टर्न मार्क्सिज्म कहते हैं या जिसे फ्रैंकफर्ट स्कूल कहा जाता है, वहाँ के जो विद्वान हैं उन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असल में जो मार्क्सवाद के भीतर जो अलगाव की अवधारणा उभर कर सामने आई, उसने जिसे आधिकारिक मार्क्सवाद माना जाता था, जिसमें कि यह दावा किया गया था कि मार्क्स एक विज्ञान है और उसे इसी रूप में काम करना चाहिए, तो अलगाव के सिद्धांत ने उसको एक तीखी और गहरी चुनौती प्रस्तुत की और इसमें
मुख्य रूप से ऐसे बहुत से मार्क्सवादी चिंतक उभर कर सामने आए, चाहे वो दार्शनिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, समाजशास्त्री हों, साहित्यिक आलोचक हों, जिन्होंने अलगाव को आधार मानते हुए एक मानवतावादी मार्क्सवाद का विकास करने की कोशिश की। कई गैर मार्क्सवादियों ने भी अलगाव के सिद्धांत को अपनाया, जिसमें हाइडेगर एक प्रमुख सिद्धांतकार थे। और ये जितने सिद्धांतकार थे, उन्होंने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि मार्क्स को हमें इस रूप में ही नहीं पढ़ना चाहिए कि वो अनिवार्य रूप से क्रांति की ही बात करते हैं, और वो एक खास तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अभी इतिहास का यह चरण है, इसके बाद अगला चरण आएगा, उसके बाद अगला चरण आएगा, और अंत में जाकर साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। इसके बजाय मानवतावादी मार्क्सवादियों ने इस बात पर जोर दिया कि हमें मार्क्स के लेखन को मनुष्यों की त्रासद स्थिति को समझने, मनुष्यों के जीवन से जुड़े विभिन्न सांस्कृतिक आयामों का विश्लेषण करने और उनके संदर्भ में एक खास तरीके का अध्ययन करने और उसको समाज के सामने रखने का तरीका भी हमें मानना चाहिए। अगर हम मार्क्सवाद को या मानवतावादी मार्क्सवाद को इस रूप में देखते हैं, तो इन सभी विचारकों का यह मानना था कि हम मार्क्स के विचारों का ज़्यादा बेहतर उपयोग कर पाएंगे। जो आधिकारिक मार्क्सवाद था, उसके लिए समस्या यह थी कि 1930 के दशक तक जाते जाते सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी और इसके नेता स्टालिन काफ़ी हद तक सर्वाधिकारवादी या टोटलिटेरियन शासक का रूप धारण कर चुके थे। पूर्वी यूरोप के जिन देशों में भी कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई और बाद में आगे चलकर जब चीन में एक तरीके से माओ त्से तुंग के विचारों के आधार पर क्रांति हुई, तो इन सभी देशों में मार्क्सवाद की बुनियादी धारणाओं को स्वीकार किया गया, लेकिन उसके आधार पर एक तरीके से डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के नाम पर या एक समाजवादी समाज बनाने के लक्ष्य के नाम पर काफ़ी ऐसे काम किए गए जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ थे, जो कि लोगों के विचारों का दमन करते थे। और इन सब को जस्टिफाई करने के लिए, इन सब को सही साबित करने के लिए अक्सर इस तर्क का इस्तेमाल किया गया कि मार्क्सवाद एक विज्ञान है और अगर हमें आखिरी लक्ष्य यानी साम्यवाद तक पहुंचना है तो हमें कुछ खास तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन जो अलगाव का सिद्धांत था, उसने इसी बुनियादी विचार पर चोट किया कि मार्क्सवाद एक विज्ञान है, और इसने इस बात पर जोर दिया कि हमें मार्क्सवाद को एक खुले चिंतन पद्धति के रूप में देखना चाहिए, जिसके माध्यम से हम मनुष्य की स्थिति, जिसके माध्यम से हम मनुष्य की त्रासदी, जिसके माध्यम से हम मनुष्य के संघर्षों की खुले रूप में व्याख्या कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अलगाव के सिद्धांत ने वैज्ञानिक मार्क्सवाद को काफ़ी चुनौती प्रस्तुत की। मार्क्स के जो अलगाव का जो पूरा सिद्धांत है, उसकी काफ़ी हद तक आलोचना भी की गई, और इस आलोचना के कई बहुत ही मजबूत आधार थे। जो सबसे पहला आधार था वह यह था कि यह तर्क दिया गया कि मार्क्स का जो मुख्य काम था कैपिटल के रूप में जो सामने आया, उसमें यह विचार शामिल नहीं किया गया। इसका अर्थ यह है इन आलोचकों के अनुसार, और इस तरह की आलोचनाएं मुख्य रूप से जिसे हम ऑफिशियल मार्क्सवाद या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के द्वारा प्रस्तुत किए हुए मार्क्सवाद के रूप में देखते हैं, उसके द्वारा ये आलोचनाएं की गई। तो इन आलोचनाओं में जो मुख्य बात थी वह यह थी कि इनका यह कहना था कि मार्क्स कभी भी अलगाव के सिद्धांत को लेकर खुद गंभीर नहीं थे, और अगर वह गंभीर होते तो अपने बात के लेखन में इसको सम्मिलित करते। तो ये असल में मार्क्स द्वारा एक खास समय पर कुछ विचारों को लिखने की तरह था, जो उन्होंने अपने समझदारी के लिए लिखा, लेकिन जिसको उन्होंने इतना बेहतर नहीं पाया या इतना परिष्कृत नहीं माना कि वो इसे प्रकाशित करके दुनिया के रूप में ले आएँ। तो इसलिए इसे यह नहीं माना जाना चाहिए कि यह मार्क्स की जो बुनियादी सैद्धांतिकरण है उसका एक अभिन्न भाग है। दूसरा, आलोचक यह भी मानते हैं कि मार्क्स की जो यह रचना है वो युवा मार्क्स की रचना है, और इसमें उन्होंने भावुकता में आकर ये विचार लिखे हैं, और मार्क्स कभी भी खुद इन विचारों को लेकर गंभीर नहीं थे, जैसा कि हमने पहले बिंदु में देखा। युवा मार्क्स और भावुक होने का यहाँ पर क्या अर्थ है? यहाँ अर्थ यह है कि जो माना जाता है इस तरह की सोच में कि व्यक्ति जब युवा होता है तो वो ज़्यादा भावुक होता है, चीज़ों को व्यवस्थित रूप से वह विश्लेषित नहीं करता है, बल्कि तुरंत प्रतिक्रिया देता है, और उस प्रतिक्रिया के आधार पर वह चीज़ों को तुरंत बदलना चाहता है। और इस तरह के बदलाव की पूरी सोच में यह बात शामिल नहीं होती है अक्सर
कि आखिर यह बदलाव कैसे होगा, और इसी लिहाज से युवा और प्रौढ़ के बीच में अंतर किया जाता है। यह माना जाता है कि जब व्यक्ति मैच्योर होता है, जब व्यक्ति प्रौढ़ होता है, तो वो ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा व्यवस्थित रूप से रुक कर किसी भी बात पर विचार करता है। वह यह चाहता है कि वह मुद्दों के सभी आयामों को समझे। वह यह चाहता है कि अपनी इस समझ के आधार पर वह फैसला करे और इस फैसले को वो लागू करे, बजाय इसके कि वो तुरंत निर्णय दे। तो इसी आधार पर यंग मार्क्स और मैच्योर मार्क्स के बीच में अंतर किया जाता है, और यह कहा जाता है कि जो यंग मार्क्स थे, उन्होंने वो कभी मज़दूरों की कॉलोनी में घूमने गए, उन्होंने मज़दूरों की बुरी स्थिति देखी और उन्होंने अब आकर प्रतिक्रिया के स्वरूप कुछ बातें लिखीं, जिसमें उन्होंने बताया कि मज़दूर किस तरीके से अलगाव का शिकार है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि एक साम्यवादी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी भी इसके लिए एक साफ रास्ता नहीं बताया। उन्होंने कभी भी इस बात पर गहराई से विश्लेषण नहीं किया कि आखिर ये स्थिति ऐतिहासिक रूप से कैसे आ गई, इस स्थिति की कौन कौन सी जटिलताएं हैं और इन जटिलताओं को समझते हुए बदलाव की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये जो सारे पहलू जो एक युवा मार्क्स में अनुपस्थित थे, आलोचकों का यह मानना है कि मैच्योर मार्क्स में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैच्योर मार्क्स या प्रौढ़ मार्क्स जो हैं वो ऐतिहासिक रूप से जो उत्पादन की शक्तियां हैं उनका विश्लेषण करते हैं, वो पूंजीवाद से जुड़े हुए विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करते हैं, वो यह बताने की कोशिश करते हैं कि पूंजीवाद के भीतर शोषण किस रूप में होता है, वो ये बताते हैं कि इस शोषण से जूझते हुए मजदूर या श्रमिक वर्ग कैसे राजनीतिक चेतना की तरफ आगे बढ़ेगा, वह किस तरीके से क्रांति करेगा और क्रांति के बाद कौन कौन से चरण आएंगे, और उन चरणों के बाद आखिर में जाकर एक साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। तो ये जो पूरा विश्लेषण जो एक मैच्योर मार्क्स प्रस्तुत करते हैं वह युवा मार्क्स में अनुपस्थित है, और इस लिहाज से युवा मार्क्स की जो पूरी रचना है उसको डिस्क्रेडिट करने या उसको नकारने की कोशिश की जाती है। और कई लोगों ने इसमें इस तरह का तर्क देने वालों की भी आलोचना की है, और इसमें क्योंकि इस तर्क में यह माना जाता है कि व्यक्ति जो ज़्यादा उम्रदराज है उसी के पास हर तरह का ज्ञान होता है, और जो युवा होता है वो अक्सर भावुकता की बात करता है। और इन आलोचकों का जवाब देने वालों का मानना है कि इस तरह का विभाजन सही नहीं है और हमें मार्क्स के हर विचार को गंभीरता से ही लेना चाहिए। बहरहाल ये अलगाव की एक महत्वपूर्ण आलोचना है जिसकी समझ हमारे सामने साफ होनी चाहिए। तीसरे स्थान पर यही बात सामने आती है कि जो दूसरे आलोचना में कुछ हद तक सम्मिलित भी है कि एक बात होती है कि हम कहें कि सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, साम्यवाद की स्थापना होनी चाहिए, और दूसरी स्थिति होती है जब हम उसके लिए एक रास्ता बताएं। तो जो दूसरी स्थिति है वो अलगाव के इस पूरे सिद्धांत में अनुपस्थित है। सिर्फ एक लक्ष्य तय कर दिया गया है, पर उसको कैसे लागू किया जाएगा, उस स्थिति तक कैसे पहुंचा जाएगा, इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है। और इससे आगे बढ़कर अल्थुसे और इसके दूसरे जो कई आलोचक हैं अलगाव के सिद्धांत के, उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि अलगाव के सिद्धांत के आधार पर जो सैद्धांतिकरण हुआ या अलगाव के सिद्धांत को अगर हम माने तो असल में हम क्रांति या सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को कमज़ोर करते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मानवतावादी मार्क्सवाद की बात करें जिसमें कि अनिवार्य रूप से क्रांति हो, अनिवार्य रूप से क्रांति के बाद वर्गहीन समाज की स्थापना हो, इस लक्ष्य को हम कुछ देर के लिए छोड़ दें और मार्क्स को या मार्क्सवाद के लेखन को समाज की विभिन्न स्थितियों की विश्लेषण के एक साधन के रूप में स्वीकार कर लें, तो ऐसी स्थिति में पूरी ऊर्जा जो है वो इसी तरह के विश्लेषण में खर्च हो जाती है और इस बारे में कोई साफ समझ नहीं बन पाती है कि जो पूंजीवाद के भीतर शोषण हो रहा है, जो मजदूर वर्ग बहुत ही दुखद या बुरी स्थिति में है, उसे इससे निकालते हुए कैसे एक बेहतर जीवन की तरफ ले जाया जा सकता है। अलगाव के सिद्धांत की इन महत्वपूर्ण आलोचनाओं के बावजूद हमें यह बात याद रखने की आवश्यकता है कि असल में अलगाव से संबंधित लेखन का सामने आना और उसका प्रकाशित होना, उस पर विचार विमर्श होना, उसके आधार पर अलग अलग तरह का सैद्धांतिकरण होना मार्क्सवाद को काफ़ी हद तक समृद्ध करता है। मार्क्सवाद जिसकी 1917 की क्रांति के बाद काफ़ी हद तक एक आयामीय वन डायमेंशनल व्याख्या होने लगी थी, एक ऐसी व्याख्या जिसमें कि
सोवियत यूनियन के भीतर सर्वहारा की तानाशाही या डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के नाम पर राज्य की जो केंद्रवादी प्रवृत्तियां थीं उसको सही ठहराया जाने लगा था। लोकतांत्रिक केंद्रवाद के नाम पर आलोचना के सभी स्वरों को दबाया जाने लगा था और मार्क्सवाद की विज्ञान होने के नाम पर एक तरीके से जो कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम था सोवियत यूनियन में और इसी तरीके के दूसरे कई कार्यक्रमों को अन्य देशों में बढ़ावा दिया जाने लगा, जिससे मनुष्यों का या व्यक्तियों का काफ़ी हद तक दमन किया गया। इन सब चीज़ों को एक तरीके से आलोचनात्मक नज़रिए से देखने का एक आधार अलगाव के सिद्धांत में मिलता है, क्योंकि इसकी बुनियादी बात यही है कि हम मार्क्स के सिद्धांतों के नाम पर, मार्क्स के विचारों के नाम पर या मार्क्सवाद के नाम पर एक ही तरह की व्याख्या को नहीं मान सकते हैं। खुद मार्क्स के लेखन में ऐसी व्याख्या आती है जहाँ पर मानवतावादी पहलुओं को महत्व दिया जाता है, जहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की बात तो है, क्रांति करने या फिर साम्यवादी समाज की स्थापना करने के लक्ष्य को बिल्कुल नकारा नहीं गया है, लेकिन उसमें ज़्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि मनुष्यों की स्थिति किस तरीके से प्रभावित होती है शोषण से, उसको समझने की ज़रूरत है और उसको समझने के बाद ही किसी तरीके के आगे के रास्ते की तलाश की जा सकती है। तो ये जो मानवतावादी तत्व है उसका मार्क्सवाद के भीतर आना, यह अलगाव के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है और इसने मार्क्सवाद को ज़्यादा समृद्ध बनाया, उसे एक सीमा तक हम कह सकते हैं कि एक बहुआयामीय सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। मार्क्स के बारे में और अलगाव के बारे में इस चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा। अगले भाग में हम जिसे मार्क्सवाद के मूल तत्व माना जाता है उन सारी बातों पर, उन सारे सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मैं यह विराम लूँगा। नमस्कार।